Jai Hind. Good morning, students. I'm Seema Madan, and I'm going to take your lecture on behalf of GIGNU Study Center, Niman Campus, Sunam, and I'm covering up the course ANC 1, and I'm going to cover up the Unit 2 today, and the topic is Macronutrients 1, and this is carbohydrates and water I'm going to cover in it. First, I'm going to give you a brief what I'm going to cover up today in the macronutrient subject. First, we will cover up digestion, absorption and utilization. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम खाना कैसे पचाते हैं, कैसे हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है, कैसे उसको फिर उस एब्जॉर्प्शन के बाद हम उसे कैसे हमारी बॉडी उसे अपने अंदर यूटिलाइज करती है. ठीक है. उसके बाद हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, एक नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स. और उसके बाद एट द एंड हम करेंगे पानी. पानी क्यों जरूरी है, पानी हमें क्या क्या कार्य करता है. तो ये सबसे पहले हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स शुरू करते हैं. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से पहले जानना जरूरी है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं. तो जो खाना हम खाते हैं उसमें 40 पौष्टिक तत्व होते हैं. उन 40 पौष्टिक तत्वों को हम जो है बड़े बड़े 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ठीक है. पहली कैटेगरी होती है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी होती है फैट जिसे हम वसा बोलते हैं, तीसरी होती है प्रोटीन, चौथी विटामिन और पांचवी मिनरल्स. तो जो ये 5 कैटेगरीज में है इनको हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए. तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी है वो 60 से 70% मांगती है क्योंकि उसे ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए होती है हर काम के लिए. तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे खाने में रिक्वायर्ड होते हैं. तो उनकी ज्यादा जरूरत है इसलिए हम उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बना देते हैं. और विटामिन एंड मिनरल उतने ही जरूरी हैं लेकिन वो हमें बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए इसलिए हम उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट बना देते हैं. पानी जो है पहले एज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट यूज होता था क्योंकि वो हमें हमारी जो एडल्ट है उसको 60 से 70% पानी की जरूरत है हमारी बॉडी को, और एक बच्चे को 75% जरूरत है. तो इसलिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो इसलिए हम लोग पानी को जो है पहले एज ए न्यूट्रिएंट ही कंसिडर करते थे. वैसे अभी भी वो न्यूट्रिएंट है लेकिन अब उसको हम क्लासिफाई नहीं करते हैं. तो ये आपका आ गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है क्या, और उसमें सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे. लेकिन कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से पहले मैं आपको डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन का पढ़ाऊंगी. जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ होता है. जैसे ही हम मुंह में एक बाइट लेते हैं हमारा डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. हमारे मुंह में एक सलाइवा होता है जिसमें एक एंजाइम होता है जो फटाफट स्टार्च प्रोडक्ट को, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम चबाते हैं, वो हाफ हम जो खाया होता है उसको हम स्वेलो कर लेते हैं. खाते ही वो हमारे एसोफेगस लाइन से स्टमक में पहुंच जाता है. स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जिस गैस्ट्रिक जूस में जो हमारा एंजाइम होता है, जो भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. ठीक है. और जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है. तो एसिडिक नेचर होने की वजह से वो सिर्फ प्रोटीन स्टफ पे ही काम करता है. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ज्यादातर 2 तरह के होते हैं. एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंस में किया जाता है, ब्रोकन इनटू स्मॉलर वंस, और दूसरा क्या होता है, स्मॉलर वंस मैन्युफैक्चर करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. ठीक है. तो नॉर्मली जब हम डाइजेशन प्रोसेस में होते हैं तो उसमें ज्यादा प्रोसेस क्या होता है कि वो ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स होता है. तो जब स्टमक में आता है तो स्टमक के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक जूस होता है. गैस्ट्रिक जूस एक एंजाइम है जो एक्ट्स एज अ प्रोटीन, और ये जो है एंजाइम एक्ट्स एज अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन पे ही अपना एक्शन लेता है, बाकी सब पे नहीं लेता. तो फिर बाकी फूड जो है वो डायरेक्टली इट वेंट टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन. जो जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इंटेस्टाइनल जूस होता है. ठीक है. उसके अलावा वो पैनक्रियाज और लिवर से भी अपना लेते हैं ये एंजाइम्स. तो जो आपका लिवर है वो बाइल देता है, और पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रेटिक जूस देते हैं. ठीक है. तो जो बाइल है वो
क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फैट के स्मॉलर यूनिट्स में बना देता है। और जो बाकी हैं जैसे कि पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल, वो क्या करता है, बाकी सारे स्टार्च और शुगर और प्रोटीन वाले सब्सटेंसेस को, स्टार्च और शुगर को वो स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिर ब्रेक होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फिर उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में आपके ऐड हो जाते हैं। वे ब्लड स्ट्रीम से ऐड होके दे विल पास इट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी और फिर वो आपका जो है आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है उसको। ठीक है, और जो चीज एब्जॉर्ब नहीं होती वो क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो आपके रेक्टम में जाती है, एनस में जाके आपकी पॉटी के रूप में निकल जाती है। ठीक है, एक बार इस प्रोसेस को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी और आपको एक बार पिक्चर भी शो करूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली दिस प्रोसेस। आपने खाना लिया, खाने की एक बाइट ली, आपने अपने मुंह पे रखी, मुंह में रखने के बाद आपने उसको चबाया, तो चबाने वक्त आपके मुंह के अंदर एक स्लाइवा होता है जिसको हम थूक बोलते हैं। थूक के अंदर एक एंजाइम होता है जो स्टार्च, आपका खाना जो कुक फूड है उसमें जो स्टार्च है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टार्च, शुगर और फाइबर। ठीक है, स्टार्च और शुगर जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है, यूटिलाइज करती है, जो फाइबर है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब स्लाइवा है उसमें जो एंजाइम है वो सिर्फ स्टार्च प्रोडक्ट पे ही काम करता है। फिर वो क्या करता है, आपके हाफ स्वेलोड फूड को, हाफ च्यूड फूड को स्वेलो कर लेता है। स्वेलो करने के बाद वो एस्फेगस पाइप में आता है, एस्फेगस पाइप में आके वो स्टमक में आ जाता है। ये आपका स्टमक है। स्टमक में क्या होता है कि आपके अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर जो एंजाइम है वो एक्ट्स एज एन प्रोटीन और वो प्रोटीन पे ही काम करता है। तो प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन, जो आपके खाने में प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स करता है। इट डजंट वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट और फैट। फिर दैट फूड दैट पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है, बड़ी क्यूब सी लाइन है। ठीक है, इसमें आ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो इंटेस्टाइनल और आपकी पैंक्रियाटिक जूस है वो आपकी स्टार्च और शुगर को ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और जो आपका बाइल है वो फैट प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स करके फिर जो आपका बनता है वो बनता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। वो जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ऐड होके वो सारे ब्लड में आ गया तो ब्लड सारे सेल्स में जाएगा और सब में जाके फिर उसके बाद उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब वो सारे सेल्स में चला जाता है फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस होने पे जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स यूनिट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो एक मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाती है हमारे न्यूट्रिएंट्स की। तो जो फूड हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाता है, तो वो जो वेस्ट होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो आपकी बड़ी वाली है। ठीक है, तो इसमें आके वो नीचे रेक्टम में आके एनस से पॉटी के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक बच्चों, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। अब जो है आपका, अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में, और जो आपका फैट है वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है, और आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। जैसे आपको मैंने बोला कि स्टमक में जो ब्रेक डाउन हुआ वो प्रोटीन था। ठीक है, फिर जो बाइल ने आपका स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन किया वो आपका फैट था, तो वो फैटी एसिड बन गया। ठीक बच्चे, नेक्स्ट हम आ रहे हैं आपके एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन क्या है, जब आपकी डाइजेशन प्रोसेस पूरा होने वाला होता है, तो जब मैंने आपसे बोला कि वो सेल्स में चला जाता है सारा, तो ठीक है, सेल्स से फिर वो ब्लड स्ट्रीम से जाकर वो सेल्स में चला जाता है, तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक, देन कम्स द यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन क्या होती है, एक मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपकी कोई स्मॉलर यूनिट्स हैं वो दे मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उससे आपका एक सिंपलर यूनिट्स बनते हैं।
इस प्रोसेस को मैंने आपको एक बता दिया कि आपने जैसे ही एक बाइट अपने माउथ में रखी, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और आपके जब तक फेसिस स्पॉटेड आता है और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके ब्लड में पास हो जाता है, तो इस फुल प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। जब वो आपका ब्लड स्ट्रीम सेल्स तक सबको ले जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद जब वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन के और स्मॉलर यूनिट्स बन के एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम यूटिलाइजेशन कहते हैं अपनी बॉडी। ठीक है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी तो मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ करूंगी विद योर क्वेश्चन आंसर्स, सो दैट कि आपको जहां भी कोई डाउट है वो फटाफट क्लियर हो जाए। इसके बावजूद भी अगर मेरे लेक्चर में आपको कोई भी चीज ऐसे लगता है कि मैम जल्दी जल्दी कर रही थी, मैम ने फटाफट किया, कुछ भी अनएक्सप्लेन्ड रह गया, कुछ भी आपको अंडरस्टूड नहीं हुआ, तो आप नीचे दिए लिंक पे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिवर्ट यू। अब हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च, शुगर और फाइबर होता है। तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च और शुगर जो है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको हमारी बॉडी को यूटिलाइज किए जाते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। अब नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, जैसे कि फाइबर। जो फाइबर है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है और वो उसे हम सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारी बॉडी में उतने ही रिक्वायर्ड है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने के अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। इसके फंक्शंस मैं आगे बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि नॉन अवेलेबल क्यों जरूरी है। पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ किन चीजों से हमें मिलता है? सीरियल्स और मिलेट्स से मिलता है। सीरियल्स कैसे क्या है? गेहूं है, चावल है। मिलेट्स क्या हुए? ज्वार, बाजरा, इन चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और बहुत सारी चीजों से मिलता है हमें, जैसे कि हमने स्वीट पोटैटो ले लिया, हमने पोटैटो ले लिया, बहुत सारी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट से मिल जाता है, एप्पल से मिल गया, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल गया। तो इन सब से हमें ये सब कुछ, बनाना से मिलता है, मैंगो से मिलता है। तो वैसे इन सब में होता है, अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो नॉर्मली पल्सेस में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन हम वो क्योंकि मेन सोर्स प्रोटीन का है तो हम उससे बोलते हैं कि पल्सेस हमें प्रोटीन देते हैं। नॉर्मली हम कैसे खाने को डिवाइड करते हैं, जो हमें मैक्सिमम अमाउंट में जो चीज दे रहा है हम उसमें डिवाइड करते हैं, लेकिन पल्सेस भी कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें क्या फंक्शन, क्या कार्य करता है। सबसे जरूरी क्या है? वो हमें एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है। हम चलने फिरने, बैठने, खाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को कितना रिक्वायर्ड है? 60 से 70% रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो 4 किलो कैलोरी हमें देता है। तो इसमें मेन यही था कि हमारा जो मेन फंक्शन क्या करता है, ये ऊर्जा देता है। इन कई बार क्या होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ज्यादा डाइट नहीं लेते तो हमें कम पड़ जाता है, तो फिर ऊर्जा हम कहाँ से लेते हैं? प्रोटीन से। ठीक है, तो इस सेकंड फंक्शन जिसको मैं बता रही हूँ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, तो उसमें वैसे प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है? वो हमारी बॉडी बिल्डिंग करता है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी। हमारे जो हम रोज की उम्र में हमारा जो सेल्स टूटते हैं, बनते हैं, ब्रोकन डाउन होते हैं, उसमें प्रोटीन काम आता है। और जो हमारी रोज बच्चे बड़े होते हैं उनका साइज, वेट बढ़ता है, वो प्रोटीन का काम, प्रोटीन करता है ये काम। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी कम ले रही होती है तो हम लोगों का जो मेन क्या है कि भी अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम है तो हम क्या करेंगे? तो फिर हम प्रोटीन को लेते हैं और प्रोटीन जो है वो हमें ऊर्जा देता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा प्रोटीन जो आपका मेन फंक्शन छोड़कर आपको ये ऊर्जा देने आता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट की कमी से प्रोटीन जो अपने मेन फंक्शन छोड़ेगा तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। आपकी बॉडी जब कार्बोहाइड्रेट कम लेती है तो आपकी बॉडी में जहाँ फैट होता है आपकी बॉडी में, वो उसको खींच कर यूज करने लगती है ऊर्जा के लिए। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, अगर बहुत ज्यादा होगा तो आपको बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो आपके अंदर जो स्टोर्ड फैट है उसको अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट कम होने पे उसे यूज किया जा रहा है तो लॉन्ग टर्म में वो आपको हेल्थ इश्यूज, हेल्थ हैजर्ड्स करेंगे।
ठीक है, तो आपको मेन फंक्शंस इसके क्या हैं कि हमें ये ऊर्जा देता है। अगर ये हम कम ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो फिर हमें प्रोटीन से ऊर्जा लेनी पड़ती है। और अगर कार्बोहाइड्रेट हम कम ले रहे हैं तो हम अपनी बॉडी के फैट्स को भी यूटिलाइज कर लेते हैं, विच गोइंग टू अफेक्ट आवर हेल्थ, जिसमें आपको हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने अमाउंट में चाहिए, और आपको वो कम नहीं लेना है, नहीं तो फिर आपकी बॉडी के बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, अपने फंक्शंस को कर नहीं पाएंगे पूरी तरह से। जैसे कि आपको मैंने बोला, प्रोटीन अपना काम छोड़कर आपको कार्बोहाइड्रेट का काम करने आएगा, एनर्जी देने आएगा। आपकी बॉडी का जो फैट है वो आपका जो स्टोर फैट होता है उसको यूटिलाइज कर लेगा, खींच लेगा, तो आपकी बॉडी जो है वीक होने लगेगी। ठीक है, अब थर्ड हम लोग आते हैं इसके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में। एक बार इसको भी मैं कार्बोहाइड्रेट कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला स्लाइवा लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्च को कॉम्प्लेक्स स्टार्च की कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को स्मॉलर यूनिट्स में करता है। फिर स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो वो सिर्फ प्रोटीन पे काम करता है उसके एंजाइम्स, तो वो सिर्फ प्रोटीन प्रोडक्ट्स को स्मॉलर यूनिट्स में करते हैं। तो फिर हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल है वो सिर्फ फैट को फैटी एसिड्स में स्मॉलर यूनिट्स में करके फैटी एसिड्स बनाता है। तो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और आपके शुगर, स्टार्च और शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बनाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर आपके जो आपका थोड़ा बहुत आप ब्लड स्ट्रीम में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज जमा करके रखते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड होता है उसको आप यूटिलाइज करते हैं। इसको जब कुछ एक्स्ट्रा क्या होता है जो हम सेव करते हैं अपनी बॉडी में, उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और वो लिवर और मसल्स में स्टोर किया जाता है। तो जहां हमें लगता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम है, तो वो वहां से खींचकर उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बना के हमारी बॉडी से यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स आप जो लेते हैं, स्टार्च और शुगर जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में जाता है, उसको हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं। जैसे कि और स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जैसे कि वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स जो है। जैसे शुगर प्रोडक्ट्स जो है ना वो डायरेक्टली ग्लूकोज बनते हैं। स्टार्च को आप ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में चेंज करते हैं। और एक चीज और जो मैं बीच में आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी, वो था कि आपका वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन they don't break down into smaller units, they directly utilized by the body। जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर यूनिट्स में डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक, और इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी एनर्जी आप कई बार स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो जब आपको लगता है कि कहीं एनर्जी आपको कम हो रहा है, कहीं पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम लिए हैं, तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज बन के आपको स्टोर हो जाता है आपके लिवर और मसल्स में, और फिर वो आपको यूटिलाइज किया जाता है। जब आपको रिक्वायर्ड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बन के आपके ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो जो भी आप यूटिलाइज करते हो वो ग्लूकोज की फॉर्म में बन के ब्लड में यूज होता है। फिर अगर आगे के ग्लाइकोजन जो है, जो रिमेनिंग ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जो ज्यादा आपका एक्स्ट्रा हो जाता है उसको वो फैट बन जाता है आपकी बॉडी में। जैसे हम कहते हैं फैट कैसे बना, तो ज्यादा ग्लाइकोजन होना भी जितना नॉर्मल से एक्सीड करता है तो फिर वो फैट बन जाता है, और फैट बन के आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो था प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन क्या होता है। जब कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट में कम लेते हैं तो प्रोटीन अपना फंक्शन छोड़ के कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन करके आपको ऊर्जा देने लगता है। ठीक है, तो ज्यादा कम खाने से क्यों हार्मफुल है कि क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है फैट स्टोर करती है और फैट को वो यूटिलाइज करने लगते हैं, तो ओवर यूटिलाइजेशन से हेल्थ हैजर्ड्स होने लगते हैं। तो सिंपल शुगर्स क्या है कि आपको जो भी सिंपल शुगर क्या हुआ कि आपका ग्लूकोज जो है वो ब्लड स्ट्रीम में यूज होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो क्वेश्चन आंसर्स आपको एंड में करवाऊंगी। उसके बाद आप नेक्स्ट आ गया आपका नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज फाइबर विच इज नोन एज सेलुलोज। तो ये क्या फंक्शन करता है, होता क्या है कि आपको एक स्टाइटी वैल्यू देता है। ये हमारे पास ऐसे एंजाइम्स नहीं है कि हम फाइबर को एब्जॉर्ब कर सकें, लेकिन फाइबर हमारे लिए एज इम्पोर्टेंट है जैसे कि हमारे लिए अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्यों जरूरी है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि फाइबर जो है वो पानी को जब हम खाना खाते हैं तो उसमें वो उसको
पानी और भर देता है, तो वो बहुत फ्लफी फूड होने की वजह से हमें बड़ी जल्दी सेटिस्फेक्शन देने लगता है। तो हम लोग ओवर ईटिंग नहीं करते। जैसे हम जिम में जाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज हमें क्या कहा जाता है कि आप ना ज्यादा फाइबर खाना खाओ। ज्यादा फाइबर खाना खाने से क्या होता है, आप ज्यादा खा नहीं पाते क्योंकि भर जाता है आपका पेट बहुत जल्दी, तो आपको बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन जो आपको है ना, एक भरे पेट की फीलिंग आती है। फिर ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, ठीक है। आपका ये आपको हेल्प करता है। आप क्या करता है, ये आपके फूड में जैसे कहते हैं फ्लफीनेस करता है। वैसे ही जब आप खाना खाते हैं तो ये जो इसका अंदर पानी होता है, फाइबर के साथ जो पानी बढ़ता है, तो वो आपकी बॉडी को बहुत सॉफ्ट कर देता है, और वो सॉफ्ट होने से वो जल्दी एलिमिनेट होती है, जल्दी जल्दी आपको सॉफ्टली आती है, आपको हार्ड नहीं होती, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, बहुत हार्ड होने की वजह से, पानी की कमी होने से, फाइबर की कमी होने से वो हार्ड हो जाता है। तो फाइबर और पानी होते ही वो सॉफ्ट होकर आपके निकल जाता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होती अगर आप प्रॉपरली फाइबर ले रहे हैं। फाइबर लेने से आपको कैंसर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर नहीं हो सकता, आपको लार्ज इंटेस्टाइन में आप डायबिटीज से आप प्रिवेंट करता है, आपको कैंसर से, आपको दिल की सारी बीमारियों से बचाता है। तो फाइबर इसलिए आपको रिक्वायर्ड है। तो वैसे ये फाइबर हमें किन चीजों से मिलता है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, आजकल हम आटा, जो पैक्ड आटा लेते हैं ना, उसमें चौका निकाल देते हैं। तो जो आपका दाना होता है ना, उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, उसमें आपका फाइबर ज्यादा होता है। जैसे आपने वीट लिया, होल वीट, होल पल्सेस, जैसे आप फुल जो पल्सेस लेते हैं, जैसे कि आपने साबुत मूंग दाल ली, जो साबुत दालें हैं या छिलके वाली दालें हैं, वो फाइबर है। वैसे ही आपने जब आप अपना गेहूं पिसवाते हैं तो आप अपना चोकर डलवाइए, जैसे कि बाहर वाला जो ब्रांड है आपका, बाहर जो होता है उसे ब्रांड बोलते हैं, वो आपके फूड में आएगा, तो आपको जो है फाइबर प्रॉपर मिल रहा है। और होल व्हीट एंड पल्सेस आर योर फाइबर और दे आर रिच इन फाइबर। तो आपको होल पल्सेस, होल व्हीट गेहूं लेना चाहिए। तो बाहर वाला चोकर आपको जरूर डलवाना चाहिए अपने आटे में। तो अब इसमें जो है कि रिफाइंड और सीरियल क्या है और होल क्या है, मैं बता रही हूँ। जिसमें चोकर है वो होल सीरियल है, और रिफाइंड वो है जिसमें आप चोकर निकाल देते हैं, बाहर वाला ब्रांड आपका आउट हो जाता है। जैसे मैदा सूजी है, इसमें ब्रांड निकला होता है, तो ये लोग रिफाइंड सीरियल में आते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें होल व्हीट जो है लेना है, और होल पल्सेस लेने हैं, छिलके वाले होने चाहिए, जिससे हमारा फाइबर हमारी बॉडी को मिले और हमें एक्सक्रीट करने में जो अपनी बॉडी है उसमें इश्यूज नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आपका लास्ट है अच्छा, मैं आपको बताई थी कि इनसे डिजीजेस नहीं होती, तो इसीलिए आपको फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा आ गया आपका लास्ट, आपको हम करेंगे वाटर। वाटर हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 60 से 70% एक अडल्ट को चाहिए। इसकी बॉडी जो है 60 से 70% बनी होती है पानी से, और बच्चे की 75% बनी होती है पानी से। तो पानी क्या करता है, पानी हमारे पसीने में पानी, स्लाइवा में पानी, तो हमारे ब्लड पानी का है। तो हम इन चीजों से बहुत कुछ समझ जाते हैं कि पानी कितना जरूरी है। हमारी बॉडी यूरिन में भी पानी है। तो इंजेक्शन और डाइजेशन, इंजेक्शन और जो एक्सक्रीशन है, जो हमारा पानी का लेने का और जाने का जो वाटर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एक इसमें जो मेन फंक्शन है इसका कि भी बॉडी जो मैंने आपको बता दिया क्या करती है। इसके बाद हम पानी के लिए हम लोग क्या क्या फंक्शंस करते हैं। पानी जो है सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में काम आती है। जब भी हमारी बॉडी जब मेटाबॉलिज्म होता है, और डाइजेशन में हमारे काम आती है। डाइजेशन में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें पानी मेन मीडियम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको रेगुलेट करता है। जैसे हमें पसीना आया तो इवेपोरेट हो जाता है पानी। तो जब भी डाइजेशन प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उस केमिकल रिएक्शंस में जो हम मेन एक्टिविटी जो हीट निकलती है वो पानी ही है जो उसको नॉर्मल रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, ठीक है। तो
हम कैसे पानी लेते हैं, हम पानी जो भी टी कॉफी लेते हैं उससे, और जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल एप्पल खा रहे हैं उससे भी हम पानी ले रहे हैं। हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी पानी होता है। और जो नॉर्मली हम ड्रिंक्स लेते हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब बेवरेजेस से हमें आता है। और जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उससे भी हम लोग पानी बनता है। तो देयर आर 3 फॉर्म ऑफ टेकिंग द वाटर। उसके बाद जो है आपका आउट कैसे होता है, आपकी पॉटी से, सुसु से। तो किडनी जो है आपकी यूरिन निकालती है, लंग्स जो है हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, उससे भी पानी, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो उसमें भी पानी की कुछ फॉर्म जाती है बाहर, ठीक है। पर्सपिरेशन से हमारा पानी बाहर चला जाता है। तो ये कुछ से हमारा पानी जाता है, कुछ से हमारे पास पानी आता है। ये जो वाटर बैलेंस है इसका रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। वाटर बैलेंस होना जरूरी है, इंजेक्शन और एक्सक्रीशन। तो यही मेन प्रोसेस है। और हमारे जो सेल्स हैं वो भी मॉइस्ट करता है, लुब्रिकेंट करता है पानी, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है। तो मैं आपको जो अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़ाया है कि